मैं राकेश कुमार और आज मैं गया गाइडेंस प्रोग्राम के अंतर्गत वर्चुअल स्कूल ऑफ गया में आपका स्वागत करता हूं। 11वीं क्लास के इतिहास विषय से संबंधित आज जो चैप्टर का नाम है संस्कृतियों का टकराव भाग 2 लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। तो सबसे पहले हम चलते हैं पृष्ठभूमि पर कि किस तरह से 11वीं कक्षा के इतिहास जो विषय है उसका नाम है विश्व इतिहास के कुछ विषय, और यह जो चैप्टर है वो है तीसरे अनुभाग के अंतर्गत आता है। पहला जो अनुभाग है प्रारंभिक समाज, दूसरा अनुभाग है साम्राज्य और तीसरा जो अनुभाग है बदलती परंपराएं, उसका यह तीसरा चैप्टर है और इस अनुभाग का अंतिम अध्याय है। और आज के सेशन में इसके पहले हमने भाग 1 के बारे में बताया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने सीखा था कि संस्कृतियों का टकराव के अंतर्गत माया सभ्यता, इंका सभ्यता, एज़टेक के लोग थे, ब्राज़ील में कैसे कौन कौन से जान समुदायों का निवास स्थान था, उसके बारे में हम लोगों ने समझा था। और आज भाग 2 के अंतर्गत हम लोग सीखने जा रहे हैं जो इस प्रकार से है कि अमेरिका में स्पेन के साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई और कार्टेंस और एज़टेक लोगों के बीच में कैसे एक शासक के रूप में उभर करके आए, पिजारो और इंका लोगों के बीच की जो संबंध थे, कैब्राल और ब्राज़ील लोगों के बीच का संबंध, और विजय उपनिवेश और दास व्यापार के अंतर्गत इस भाग में आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। और इसके अंतर्गत सबसे पहले हम आप लोगों को बताना चाहता हूं कि किस तरह से अमेरिका में स्पेन साम्राज्य की स्थापना हुई। और इस स्लाइड के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इसमें अहम भूमिका निभाया गया किसके द्वारा, बारूद और घोड़ा के द्वारा। स्पेनी साम्राज्य का विस्तार जो हुआ, इन दो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं बारूद और घोड़ा, इसकी सहायता से अमेरिका में साम्राज्य की स्थापना हुई। और स्पेनी जो साम्राज्य जो स्थापित हुए, यह बारूद और घोड़ा के कारण ही संभव हुआ। और ऐसा देखने को मिलता है जो कैथोलिक एक भिक्षु हैं बार्टोलोम डी लास कैसास के द्वारा यह वर्णित किया गया है कि किस तरह से अमेरिका के लोग स्पेनी लोगों से भय या डर का सामना करते थे और किस तरह से उनके द्वारा जो शोषण किया जाता था, वो एक कविता के माध्यम से अपनी साहित्य में उनका वर्णन किया है। कैथोलिक भिक्षु के द्वारा जो वर्णन किया गया है उसमें लिखा गया है कि उपनिवेशक अक्सर अपनी तलवारों की धार पर अरावकों के नंगे बदन पर अपनाते थे। यानी कहा जाए तो जो स्पेनी जो लोग थे, वह अरावकी जो जन समुदाय था अमेरिका के, उस पर किस तरह से उनके बदन पर नंगे तलवार को लहराते थे और इतना भयावह मतलब भय की स्थिति उत्पन्न की गई और उनसे भय खा करके स्पेनी लोग अमेरिका पर अपना साम्राज्य स्थापित कर सके। और इसी क्रम में देख पाएंगे कि आप स्पेन वासियों ने 2 बड़े राज्य की स्थापना की, जिसमें एक राज्य की जो स्थापना थी वो था आपके एज़टेक लोगों के ऊपर और दूसरा जो राज्य का था वो था इंका लोगों के ऊपर। तो इस तरह से स्पेनी जो लोग थे वह 2 साम्राज्य का विस्तार किया, जिसमें 2 व्यक्तियों की अहम भूमिका रही, जो इसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि मुख्यतः जो 2 व्यक्ति थे, हरमन कार्टेस, जिनका जो कालक्रम था जो 1488 से लेकर के 1547 ईस्वी तक के था, और दूसरे व्यक्ति थे फ्रांसिस्को पिजारो, उनका जो कार्यकाल था वो 1478 से लेकर के 1541 ईस्वी तक। तो इस तरह से इन लोगों के द्वारा अमेरिका में किस तरह से 2 बड़े साम्राज्य की स्थापना हुई, इसके अंतर्गत चर्चा की गई है। और इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि किस तरह से हरमन कार्टेस के द्वारा एज़टेक लोगों पर शासन किया गया और एज़टेक लोगों को कैसे अपने अधीन किया, इसको हम आगे की कड़ी में देखते हैं और समझते हैं। ऐसा इस चैप्टर के अंदर बताया गया है कि स्पेनी शासकों द्वारा, स्पेन के शासकों द्वारा जब साम्राज्य का विस्तार हुआ तो
यह जो है विषुवत रेखा जो मध्य पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण की ओर, तो यहाँ से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक अमेरिका में उनका साम्राज्य स्थापित हो गया था। तो इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि यह जो एरिया है और यहाँ से यहाँ तक यानी 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्पेनी साम्राज्यों का विस्तार संभव हो सका था। और इसमें यही दो व्यक्तियों कार्टेस और पिजारो का महत्वपूर्ण योगदान था कि इन लोगों के द्वारा, यही दो व्यक्तियों के द्वारा स्पेनी साम्राज्यों का विस्तार संभव हुआ। अब यहाँ पर एक विषय बिंदु लाया गया है, केवल और केवल कार्टेस और एज़्टेक लोगों के बीच में कैसे कैसे संघर्ष हुए और किस तरह से एज़्टेक लोगों के ऊपर कार्टेस का अपना साम्राज्य स्थापित हुआ। तो इसके अंतर्गत आप हमको मैं बताना चाहता हूँ, एक डायग्राम जो बनाया गया है, इसमें एज़्टेक शासक मोंटेजुमा थे और इनके विरुद्ध में थे टोटोनैक समुदाय। और यह कार्टेस जो क्या था कि इससे दुश्मनी थी, टोटोनैक समुदाय का एज़्टेक के शासक मोंटेजुमा से जब उनकी दुश्मनी चलती थी तो कार्टेस ने इसको टोटोनैक समुदाय के लोगों को अपना सहयोगी बना लिया, उससे अपनी मित्रता बना ली, क्योंकि यह जो टोटोनैक समुदाय थे वह मोंटेजुमा से अलग होना चाहते थे, उनका विरोध करते थे। और इस परिस्थिति में यह इनको अपने सहयोगी बनाने के कारण, इनसे अपनी मित्रता का संबंध स्थापित करने के कारण यह मजबूत हो गए और एज़्टेक के शासक जो मोंटेजुमा थे उनको वह अपने अधीन करने के लिए विवश कर दिए। और इस घटना को इसके आधार पर भी देखा जा सकता है कि एज़्टेक जो लोग थे वह पूर्णतः भयभीत हो चुके थे। उनको एक कल्पना के आधार पर उन लोगों के अंदर यह भय व्याप्त हो गया था कि जो कार्टेस है वह किसी देवता का अवतार है और वह हमें दंड देने के लिए आगे आया है और वह उससे हम किसी भी हाल में या किसी भी स्थिति में युद्ध का सामना नहीं कर सकते और युद्ध में हम हार ही जाएंगे। इससे पहले ही वह एज़्टेक लोग क्या किए, कार्टेस के सामने अपना जो शक्ति था उसको शामिल या सौंप दिया। इसके बाद एक डोना मैरीना नाम की एक महिला थी, इसकी अहम भूमिका रही। यह ट्रांसलेटर का काम, अनुवादक का काम करती थी स्पेनी और वहाँ के स्थानीय लोगों के बीच में। तो इसमें एक घटना है जिसमें कहा गया है कि टोबास्को के लोग जो थे वह कार्टेस को डोना मैरीना नाम की एक महिला जो सहायिका थी उसको दिया गया था। और यह जो महिला सहायिका थी डोना मैरीना, उनका काम था कि जो स्थानीय लोग थे उनके भाषाओं को और स्पेनी लोगों के भाषाओं के बीच जो अनुवादक के तौर पर कार्य करती थी और यहाँ की बातों को वह समझती थी और स्पेनी लोगों को बताती थी। स्पेन के लोगों से जो बातचीत होती थी उनका भी अनुवाद के तौर पर स्थानीय लोगों को समझाती थी। और इसको यहाँ तक के कहा गया है कि इसको मालिनचिस्टा भी बोला जाता था वहाँ के लोगों के द्वारा। मालिनचिस्टा का अर्थ होता है कि दूसरों की भाषा और कपड़े की हूबहू नकल करता हो। मालिनचिस्टा जो एक शब्द आया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसका अर्थ आता है कि वह व्यक्ति जो दूसरे की भाषा और कपड़े की हूबहू नकल करता हो उसको कहा जाता था मालिनचिस्टा। और यही मालिनचिस्टा का काम कर रही थी डोना मैरीना, समझ गए। और कुछ जो स्थानीय लोग थे उसको यहाँ तक डोना मैरीना को कहा गया कि यह जो है एक कहा जाए तो उसको मतलब दूसरे तरीके से कि यह यहाँ की जो कमियों को उस स्पेनी लोगों को बता देती थी और इसके आधार पर स्पेनी लोग यहाँ के लोगों पर हावी हो जाते थे और यहाँ की युद्ध कला और सबसे परिचित होकर के वो यहाँ के स्थानीय लोगों को अपने अधीन करने में वह पूर्णतः सफलता भी हासिल किए। और इसी आधार पर डोना मैरीना को कहा जाता है एक विश्वघाती महिला थी, विश्वासघाती महिला, कि यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ विश्वासघात किया था। तो इस तरह से इसमें यह चर्चा की गई है डोना मैरीना की। और यहाँ पर यहाँ के इतिहासकारों ने इसकी कहीं कहीं पर आलोचना भी की गई है इसके इतिहासकारों के द्वारा और कहीं कहीं इसकी प्रशंसा भी की गई है। तो इसके आधार पर देखें
अब यहाँ कैसे एज़टेक जो लोग थे वो कार्टेस के अधीन आए, इसके बारे में चर्चा की गई है। और एक चित्र के माध्यम से यह बताया गया है कि यहाँ जो ध्वंसावशेष मिले या अभिलेख मिले उसकी आकृति के बारे में बताया गया है। और यहाँ जो यहाँ के लोग थे उसका यह वर्णन किया गया है कि किस तरह से लोग भयभीत होकर कांप रहे थे, किसके सामने, कार्टेस के सामने। समझ गए? तो यहाँ एक तरह से एक संपूर्ण भय का माहौल बन चुका था और उसका मुख्य कारण था वही बारूद और घोड़ा के द्वारा, यानी घुड़सवारी सैनिकों का जो था घोड़ा का इस्तेमाल करके यहाँ के लोगों के ऊपर युद्धों में बहुत अच्छे तरीकों से अपनी पकड़ बना ली थी और युद्ध में बहुत सारे सैनिकों को मार ना स्थानीय लोगों का यह काम हो चुका था और बहुत सारे लोगों की हत्या भी की गई थी। इससे यहाँ के लोग बहुत भयभीत हो चुके थे। अब दूसरी घटना है पिजारो और इंका लोगों के बीच का। तो पिजारो और इंका लोगों के जो यह चित्र आपका है फ्रांसिस्को पिजारो का, और यह कार्टेस की तरह बुद्धिमान नहीं था, यह अनपढ़ व्यक्ति था लेकिन युद्ध कौशलों में निपुण था। और यह जब ब्राजील से या कहा जाए कि मध्य अफ्रीका से जब स्पेन लौट रहा था तो उस समय स्पेन के राजा से इसकी मुलाकात हुई और वहाँ स्पेन के राजा से इंका लोगों के बारे में चर्चा की गई कि वहाँ बहुत सारे समृद्ध लोग हैं और बहुत बहुमूल्य धातुओं का वो प्रयोग करते हैं लेकिन उन्हें प्रयोग करना नहीं आता। तो वहाँ के जो स्पेन के जो राजा थे इनको एक कमिटमेंट किया कि आप वहाँ पे जाओ और वहाँ अपना साम्राज्य स्थापित करो और या फिर अपने शक्ति को वहाँ पर प्रदर्शित करते हुए उसे अपने अधीन में ले लो। और यही जो स्पेन के राजा के द्वारा जो कमिटमेंट हुआ और फिर पुनः फ्रांसिस्को जो पिजारो था वह इंका में आया, इंका लोगों से, वहाँ के स्थानीय लोगों से मिला और वहाँ पर अपने युद्ध कौशल से इन क्षेत्रों को भी अपने अधीन कर लिया। एक चित्र के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि किस तरह से जो है कि आपका पिजारो देखिए है और जो यहाँ के एक अताहुआल्पा नाम का एक राजा था, स्थानीय राजा, वह किस तरह से इसके सामने गिरकर अपनी दया को कर रहा है कि आप हम पे दया करें और इस तरह से वहाँ पर अपने साम्राज्य को स्थापित किया। और इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि पिजारो के सामने वहाँ के स्थानीय राजाओं ने अपनी अधीनता स्वीकार कर ली। एक चित्र के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि एक सोने की बनी हुई मूर्ति है जो कि एक औरत की है और यह कल्पना की जा रही है आज के इतिहासकारों के द्वारा कि इस पर स्पेनियों के द्वारा इस पर निगाह नहीं डाला गया या फिर कहीं से वह किसी जमीन के अंदर या अभिलेखों में छिपा हुआ था, तो इस कारण से वह अभी तक सुरक्षित है। नहीं तो कुछ भी जो भी वहाँ के जो बहुमूल्य धातु से बने हुए मूर्तियाँ थी या वस्तुएं थे उसको स्पेनी राजाओं के द्वारा या स्पेनी लोगों के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया या फिर उन्हें गला करके अपनी वस्तुओं का निर्माण किया गया या फिर मुद्राओं का निर्माण किया। तो इसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि उस समय के जो अभिलेख मिले हैं तो किस तरह की वहाँ संस्कृति रही होगी इनका लोगों का कि इस तरह से मूर्ति का निर्माण किया गया है। तो मुख्य तौर पर यह आप यहाँ इस चैप्टर के अंतर्गत, इस विषय के अंतर्गत समझ में आपको आया होगा या सीखने को मिला होगा कि किस तरह से यहाँ पिजारो के द्वारा जो इंका के जो स्थानीय लोग थे उस पर साम्राज्य स्थापित किया गया। अब यहाँ एक और जो विषय बिंदु है वो है आपका कैब्राल और ब्राज़ील। कैब्राल जो था वो पुर्तगाल का एक कहा जाए तो कुशल व्यापारी भी था और कुशल सैनिक भी था। वह क्या करता, प्रेडो एल्वर्स कैब्राल इसका नाम था, जिसका चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। और इसका लक्ष्य था कि वो समुद्री मार्गों से भारत भी पहुँचे, इंडिया पहुँचे। और वह एक चित्र के माध्यम से इसमें आपको आगे दिखाया जा रहा है कि किस तरह से अपनी सेना को मजबूती के साथ और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ चला था भारत, लेकिन किसी कारणवश वह ब्राज़ील पहुंचा। और ब्राज़ील के जो स्थानीय लोग थे उनकी इतनी बड़ी
भयावह जनसंख्या या सैनिकों को देख करके उनसे भी भयभीत हुए और इस तरीके से यह कैब्राल जो था वह ब्राज़ील की तरफ बढ़ा और ब्राज़ील के क्षेत्रों में इन्होंने अपनी साम्राज्य की स्थापना की। और इसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुर्तगाली और फ्रांसीसी व्यापारियों के बीच जब हुआ क्या कि कैब्राल के द्वारा ब्राज़ील के लोगों पर साम्राज्य स्थापित किया गया और उसके जस्ट उत्तर में स्पेनी लोगों का जो साम्राज्य था वह व्यापार के लिए दोनों में कहा जाए तो विरोध भावना उत्पन्न हुई और एक दूसरे के प्रति उन लोगों में एक ऐसी भावना हुई कि मैं इस क्षेत्र को अपनाऊंगा, आप इस क्षेत्र को अपनाओ। तो इस तरह से लोगों के बीच युद्ध की भी स्थिति बनी और देखते हैं तो आप देखेंगे कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच 7 वर्षीय युद्ध भी हुआ था, लेकिन वो हुआ था आपके उत्तरी अमेरिका में और यही कारण से हुआ था क्योंकि अपने अपने क्षेत्र को निर्धारित करना चाहते थे और यही स्थिति यहाँ पर भी उत्पन्न हो गई थी। कैब्राल और जो फ्रांसीसी जो व्यापारी थे और पुर्तगाली व्यापारी के बीच जो भयंकर युद्ध का भी स्थिति का सामना करना पड़ा था। और इस आधार पर आप देखेंगे तो यहाँ जो छोटे छोटे गांव थे ब्राज़ील में वो कृषि पर आधारित थे। तो यहाँ चीनी का उत्पादन या कहवा का उत्पादन या मक्के के उत्पादन से इन्होंने कृषि उत्पादों से अपनी आर्थिक संपदा को या आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। और यहाँ जो ब्राज़ील में के जो पेड़ थे वह बहुत ही बहुमूल्य थे और यहाँ के जो ब्राज़ील जो पिछले भाग में मैंने आपको बताया था कि ब्राज़ील पेड़ के घने जंगलों में लोग वास करते थे और वही जो ब्राज़ील पेड़ के जो घने जंगल थे उसी के कारण ब्राज़ील इसका नाम पड़ा है देश का। और उसकी आधार पर कृषि पर आधारित यहाँ अर्थव्यवस्थाएं थी और यहाँ कैब्राल ने यहाँ की कृषि के अर्थव्यवस्थाओं को देखते हुए ही इस क्षेत्र को अपनाया और इस पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। इसको आप इसके माध्यम से देख सकते हैं, मैं इस चित्र के माध्यम से आपको बतलाने का और सिखाने का प्रयास किया हूं कि जैसे इस यहाँ से कैब्राल चला और यहाँ देख रहे होंगे 2 मार्ग। तो इसका उद्देश्य था वो इंडिया पहुंचने का, लेकिन किसी कारण से तकनीकी के कारण यहाँ पर वो आया, ब्राज़ील आया और ब्राज़ील में जब यहाँ की आर्थिक स्थिति को देखा कि यहाँ खेती की जा सकती है, मक्का की खेती, गन्ने की खेती और कहवा की खेती होती थी, तो इसके माध्यम से भी इसने अपनी आर्थिक स्थितियों को सुधार करने का प्रयास किया। और यहाँ जो है आपके यूरोप के जो क्षेत्र हैं इस क्षेत्र में इन चीनी का उत्पादन, मक्के का उत्पादन का अभाव था, इसलिए इन क्षेत्रों पर भी इसने कैब्राल ने अपनी साम्राज्य को स्थापित करने का प्रयास किया और उसमें वो सफल भी रहा। लेकिन कई प्रयासों के बाद वह इंडिया भी पहुँचा। ठीक है, तो इसकी चर्चा आगे की कड़ी में या फिर उच्च कक्षा में भी की गई है कि कैब्राल इंडिया की तरफ जाना चाहता था लेकिन वो ब्राज़ील पहुंचा। अब इस अनुभाग के अंतर्गत जो अंतिम विषय है उसके अंतर्गत है विजय, उपनिवेश और दास व्यापार। जब आप देखेंगे कि अमेरिका पर स्पेनी साम्राज्य की स्थापना हुई और स्पेनी साम्राज्य के स्थापना में 2 महत्वपूर्ण व्यक्तियों का नाम आता है, कार्टेस का और पिजारो का। और कार्टेस ने किस तरह से एज़टेक लोगों को हराया, पिजारो ने किस तरह से इंका सभ्यता का नष्ट करके वहाँ पर अपनी साम्राज्य स्थापित की, कैब्राल ने ब्राज़ील को कैसे अपनाया। और ये सब अपनाने के बाद जो अंतिम विषय बिंदु आता है कि विजय, उपनिवेश और दास व्यापार के बारे में समझना है आपको कि विजय हासिल करने में यहाँ के जो बाहरी लोग जो थे, बाहरी लोग कहने का मतलब यूरोप के लोग, वहाँ पर कुशल तकनीकों के कारण यहाँ के स्थानीय लोगों को भयभीत कर दिया और उन्हें अपने अधीन कार्य करने के लिए विवश कर दिया। और भयभीत होने का मुख्य कारण यही रहा कि बहुत ही भयावह तरीके से यहाँ के स्थानीय लोगों की हत्या की गई युद्ध के नाम पर। और जब देखा गया कि यह तो देवता का रूप हो सकता है, इतना विकराल शक्ति है इनके पास, तो इस आधार पर उसने अपने आप को भयभीत होकर इनके अधीनता को स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पर उपनिवेश, यहाँ जो स्पेनी लोग थे या पुर्तगाल के लोग थे, यहाँ तक कहा जाए यूरोप के जो लोग यहाँ पे आए, वह अपना उपनिवेश स्थापित किए। और जब उपनिवेश स्थापित हुआ
तो एक समय ऐसा देखने को मिला कि जो यहाँ के स्थानीय लोग थे वो उनसे खेती का काम लिया जाता था, या फिर जैसे खनिजों का खोज प्रारंभ शुरू हुआ, चांदी और सोने की खोज प्रारंभ हुई। तो जो स्थानीय लोग थे, प्रधान जो जिनको नियुक्त किया जाता था, तो प्रधान लोगों को कहा जाता था कि आप सोने की खान या फिर चांदी के खनिज का खोज करें, और जो स्थानीय जो लोग इसमें सक्षम नहीं थे, जो उनको वहाँ पारिश्रमिक के तौर पर या मजदूरी करने के लिए श्रमिक के तौर पर रखा जाता था, और उन पर नज़र रखने के लिए वहाँ पर एक प्रधान की नियुक्ति की गई थी, और इस तरह से वहाँ के लोगों के ऊपर शासन किया गया। तो उपनिवेश एक स्थापित हो गई। यहाँ से जो आर्थिक उपार्जन हो रहे थे वो अपने देशों के ऊपर या फिर अपने देशों को भेज रहे थे। तो यहाँ एक चीज़ और आता है बीच में समझने की बात है कि जो युद्ध हुए उसमें यूरोप के जो संभ्रांत वर्ग थे, शासक वर्ग के बाद जो संभ्रांत वर्ग थे, अभिजात वर्ग थे, कुलीन वर्ग थे, उन्होंने भी, या फिर कहें तो जो व्यापारी वर्ग थे, उन्होंने यहाँ के युद्ध में जो खर्च हुए उसमें भी वो अपना भागीदारी सुनिश्चित की, और जो यहाँ से मुनाफा या फिर कहें तो यहाँ से जो आर्थिक उपार्जन हुआ उसको यूरोप में ले जाया गया, और वहाँ के यूरोप का विकास किया गया एक तरह से माना जाए तो इस स्थिति को उपनिवेश की संज्ञा दी गई है कि उपनिवेश के द्वारा वो यूरोप जो है अपने जो आपके अमेरिका, मध्य अमेरिका या फिर दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो वहाँ जो आर्थिक उपार्जन हो रहे थे, चाहे वो कृषि का माध्यम बने या फिर खनिज संसाधनों का माध्यम बने, तो उस स्थिति में यहाँ पर अपने उपनिवेश स्थापना करके वह आर्थिक कहा जाए तो वहाँ का आर्थिक संसाधनों का दोहन किया जा रहा था यूरोप के लोगों के द्वारा। तो इसके अंतर्गत यही बताने का प्रयास किया गया है और सिखाने का प्रयास किया गया है। अब एक आता है शब्द दास व्यापार। तो दास व्यापार के बारे में आप जब समझेंगे तो हुआ क्या कि स्थानीय लोगों में आप एक क्रम आया है, उसको आप देखेंगे। मैं बताता हूं आपको कि युद्ध के द्वारा या फिर बाहरी लोग जब वहां गए, मलेरिया का रोग, एक मलेरिया रोग है, उसको वहां पर ले गए। एक तो युद्ध के द्वारा और दूसरे रोग के द्वारा वहां के लोगों की संख्या कम होती गई। यहाँ तक देखा गया है कि जो करोड़ों की संख्या थी वो लाखों में परिवर्तित हो गई, और इस तरह से यहाँ के लोग ज़्यादा भयभीत, मरने के कारण ज़्यादा भयभीत हो गए। तो जब यहाँ के लोगों की संख्या कम हो गई तो जो स्थानीय स्तर पर खनिज बनाए गए या फिर कृषि संसाधनों का उपयोग किया जाने लगा, तो उस स्थिति में यहाँ लोगों की कमी होने लगी, और इस स्थिति में दास की आवश्यकता पड़ी। और यह दास की क्षतिपूर्ति कहाँ से हुई? दक्षिण अफ्रीकी देशों से हुई, अफ्रीका महादेश के दक्षिणी क्षेत्रों से हुई, और वहाँ से दास लाया गया यहाँ पे, और इसी दास को लाने की प्रथा को दास व्यापार कहा गया, और यह बड़े पैमाने पर हुआ। और ऐसा हुआ कि दास जो यहाँ पर काम करने के लिए आए थे और फिर यहाँ पर आकर के वो बस गए और यहाँ के मूल नागरिकों का स्थान ले लिया। तो इस तरह से इस व्यवस्था के अंतर्गत दास व्यापार का भी बढ़ावा मिला। और फिर इसके अंतर्गत आगे हम देखते हैं कि इसमें देखते हैं कि उपनिवेशों की चर्चा की गई है। तो उपनिवेश देखिए, यहाँ पर एक मानचित्र आपको मैं बताने का प्रयास किया हूँ कि ब्रिटिश जो कलर है, और इस कलर में कौन कौन से क्षेत्र में ब्रिटिश उपनिवेश स्थापित थे, डेनिश उपनिवेश कहाँ थे स्थापित, स्पेनिश, रसिया, पुर्तगीज, फ्रेंच, यह सब, ब्रिटिश को इंग्लैंड भी कह सकते हैं, डेनिश, डच, फ्रेंच, पुर्तगाल, पुर्तगीज लिखा हुआ है इंग्लिश में, इसको पुर्तगाल कह सकते हैं, रशियन को रसिया कहा जा सकता है, स्पेनिश को स्पेन कहा जा सकता है। इनके माध्यम से आप पूरी तरह से इस चित्र का अध्ययन करेंगे, मंथन करेंगे और चिंतन करेंगे तो आपको भली भांति आप इस परिदृश्य से परिचित हो जाएंगे कि किस तरह से यूरोपीय लोगों द्वारा अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में उपनिवेशों की स्थापना की गई। और दास व्यापार की यदि जब बात करते हैं तो आप इसके माध्यम से, इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि यह जो अफ्रीका महाद्वीप है, कहाँ कहाँ से अटलांटिक सागर को पार करते हुए अमेरिका के क्षेत्रों में दास को ले जाया गया, और यही जो प्रथा कहलाया दास व्यापार। और एक दास व्यापार के बारे में आप एक चित्र के माध्यम से, व्यापार हुआ तो व्यापार के माध्यम से किस तरह से बड़े बड़े जहाज़ों में
सामान को लाद कर यूरोप ले जाया गया, इसके चित्र से आप समझ सकते हैं। दासों की कैसी स्थिति थी स्थानीय लोगों की, देखिए वहाँ पर किस तरह से काम कराया जाता था लोगों को, इसी चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। इसके बाद एक है, देखिए यहाँ पर गुलामों की बिक्री हो रही है, यानी कहा जाए तो वस्तुओं का व्यापार बिक्री होता है तो हम व्यापार कहते हैं। तो इसी तरह से जब दासों की बिक्री खरीद फरोख्त होने लगी तो यह दास व्यापार के रूप में यह शब्द परिवर्तित हुआ। और इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से दासों का व्यापार होता था, दासों को खरीदा और बेचा जाता था, यहाँ तक कि बड़ी संख्या में हुई। फिर दासों का उन्मूलन भी हुआ, दास प्रथा का उन्मूलन हुआ और फिर उन्हें वहाँ की नागरिकता को भी दिया गया। तो इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से दास व्यापार का भी बढ़ावा मिला। और इस चैप्टर के बाद जब हम आते हैं, जब कंक्लूड हम करते हैं तो इसमें देखते हैं क्या कि संस्कृतियों का टकराव कैसे हुआ संभव, जब दो महाद्वीपों के लोग, जैसे अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर यूरोप के लोग, स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल और इंग्लैंड के लोग जब अपनी नई खोजों के लिए आगे बढ़े तो उन्होंने नई दुनिया का नाम दिया। और किस तरह से अमेरिका के मध्य भागों में मैक्सिको की खाड़ी में, या फिर देखें तो एज़टेक लोग थे, अरावकी लोग थे, फिर आप देखेंगे इंका के लोग थे, माया सभ्यता थी। तो इस तरह से आप यहाँ की जो स्थानीय संस्कृति थी, वहाँ के लोगों का मूल उद्देश्य यही था कि मैं नए जगहों पर जाकर के अपने राज्य की स्थापना करूं और फिर आर्थिक संसाधनों को बढ़ाऊं। तो वही जो संस्कृति थी, दोनों संस्कृतियों के बीच टकराव हुआ, और टकराव तो हुआ ही, भयावह स्थिति भी उत्पन्न हुई कि जो पूर्व में स्थापित सभ्यताएं थी वह पूरी तरह से नष्ट कर दी गई। और यहाँ तक आप समझें कि यहाँ तो ठीक है कि वहाँ की जो सभ्यताएं, पूर्व की जो सभ्यताएं थी वो नष्ट हुई, लेकिन एक नए संस्कृति का भी विकास हुआ। और इसको आप उपसंहार जो यह टॉपिक दिया गया है, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जब व्यापार बढ़े और दासों की संख्या अधिक होने लगी, फिर यहाँ के लोगों के द्वारा विरोध किया जाने लगा, तो उस स्थिति में क्या हुआ कि आप देख सकते हैं 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में दक्षिणी अमेरिका के उपनिवेशों में आकर बसे यूरोपीय लोगों ने स्पेन और पुर्तगाल के शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। मैंने आपको बताया कि जब संख्या इनकी बढ़ने लगी और संगठन मजबूत होने लगे तो इन्होंने विद्रोह किया। और जिस तरह से 1776 ईस्वी में अमेरिकी उपनिवेशों के द्वारा इंग्लैंड से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और वह उसमें सफल भी हुआ, और यही क्रम आगे चलता गया और दक्षिण अमेरिका, जो आज लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है, लैटिन अमेरिका इसलिए बोला जाता है क्योंकि स्पेनी और पुर्तगाली लोगों के द्वारा लैटिन भाषा का प्रयोग किया जाता था, और यहाँ लोग यहाँ आकर के अपना उपनिवेश स्थापित किए। और इस स्थिति में ऐसा हो गया कि यहाँ जितने लोग भी थे, यहाँ तक कि यहाँ के निवासी भी लैटिन भाषा का प्रयोग करने लगे, तो इसको इसीलिए लैटिन अमेरिका बोला जाता है। और लैटिन अमेरिका के क्षेत्रों में भी इसी तरह के विद्रोह उत्पन्न हुए और फिर यहाँ भी स्वतंत्र राज्यों की मांग उठने लगी। और 19वीं शताब्दी के मध्य या अंतिम समयों में यह भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने का भरसक प्रयास किया और हुए भी। तो इस तरह से देखते हैं कि किस तरह से दो संस्कृतियों के बीच टकराव हुई और किस तरह से एक नए संस्कृति का निर्माण हुआ, इस अध्याय के अंतर्गत हम समझ पाते हैं। तो इतिहास विषय के अंतर्गत यह जो था तीसरा अनुभाग, बदलती परंपराओं के अंतर्गत सबसे प्रथम जो अनुभाग था 3 वर्ग, और उसके बाद था संस्कृतियों, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, और जो तीसरा भाग था संस्कृतियों का टकराव। तो यह अनुभाग इसी चैप्टर के अंत तक समाप्त होता है। और जो अगला जो चैप्टर आने वाला है वो है आपका आधुनिकता की ओर। उसके अंतर्गत भी 3 अध्याय बनाए गए हैं। अनुभाग का नाम है आधुनिकता की ओर। अब कैसे यहाँ से आधुनिक वस्तुओं का निर्माण, जैसे औद्योगिक क्रांति कैसे हुई, फिर किस तरह से एक वैज्ञानिक प्रवृत्तियों का, वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का विकास हुआ, तो आगे के अनुभाग में आप अध्ययन करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के अंतर्गत आपको इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न उत्तर हैं उसको भी
इसमें अपलोड कर दिया गया है। आप YouTube के डिस्क्रिप्शन में जा करके इसे आप देख सकते हैं और भली भांति आप समझ सकते हैं। और इसको आप जैसा कि प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं, और इसको आप ऑफलाइन मोड पहले डाउनलोड कर लेंगे तो ऑफलाइन मोड में भी आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और यह पूरा नोट्स आपको वह डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, आप वहां पर जा कर के इस भाग को आसानी से समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस चैप्टर से संबंधित सभी टॉपिक को आप समझ गए होंगे। और यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, तो आप कमेंट्स में जा कर के कुछ अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वहाँ कमेंट्स लिखेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा आपको। मैं आपको वादा करता हूँ या फिर मैं आपको आशा दिलाता हूँ कि मैं इस तरह के कार्य को आपको बखूबी आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करूँगा। तो मैं आज के सत्र में आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए इस सत्र का समापन करता हूँ। थैंक यू।